चलिए बच्चे, स्वागत है आप लोगों का आज के डिस्कशन में। और लाजवाब क्लास होने वाला है बेटा। पहला क्वेश्चन, किसी गर्म भट्टी से उत्सर्जित विकिरण होते हैं। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, मुझे जरा बता दीजिए आप लोग कि गर्म कौन होगा? अवरक्त किरण होगा। एकदम याद रखना है। कौन माध्यम में गर्मी उत्पन्न करता है? एकदम ध्यान में रखिएगा बेटा। तो माध्यम में गर्मी, माध्यम में गर्मी उत्पन्न करता है। उत्पन्न करता है। कौन उत्पन्न करता है भाई? माध्यम में गर्मी उत्पन्न करता है अवरक्त किरण। अवरक्त किरण, एकदम ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब यहां देख लीजिए क्या हुआ। अवरक्त किरण आंसर हो गया। अवरक्त किरण की खोज बच्चे, अवरक्त किरण की खोज की थी विलियम हर्शल ने। अवरक्त किरण की खोज की थी विलियम हर्शल ने। की खोज हर्शल ने की थी। हर्शल ने की थी, एकदम ध्यान में रखिएगा। और आपको अवरक्त किरण क्या होता है? तो अवरक्त किरण, अवरक्त किरण किरणों का उपयोग, अवरक्त किरणों का उपयोग किसमें करेंगे? अवरक्त किरणों का उपयोग करते हैं सबसे पहले, ठीक है, आपको सूक्ष्म दूरी संचार में, सूक्ष्म दूरी संचार में, एकदम ध्यान में रखिएगा, संचार में उपयोग करते हैं। फिर उपयोग करते हैं किसमें बेटा? एकदम ध्यान में रखिएगा, सूक्ष्म दूरी संचार में इसका यूज करेंगे। विभोर सिन्हा जी, एकदम स्वागत है बेटा। चलिए, सूक्ष्म दूरी संचार में करेंगे। फिर किस में करेंगे? सेकाई में। बच्चे देखिएगा कि बहुत सारे बच्चों को तेल लगा करके हम क्या करते हैं, ठीक है, उसको धूप में सूखने के लिए दे देते हैं। तो वो क्या है? तो अवरक्त किरण है। फिर देखिए, गर्मी उत्पन्न करने में हुआ ही हुआ, सेकाई में हुआ ही हुआ, रात्रि में देखने में यूज करते हैं इसका। फिर देखिए, फोटोग्राफी में यूज करेंगे, ठीक है, अंधेरे में फोटोग्राफी में, अंधेरे में फोटोग्राफी में, एकदम ध्यान रखना है, बार बार आपसे पूछेगा। फोटोग्राफी में यूज करेंगे इसका। बहुत अच्छी बात है। अब देखिए माइक्रोवेव, बच्चे माइक्रोवेव में देखिएगा कि माइक्रोवेव में उन्हीं खाद्य पदार्थ को गर्म करते हैं जो जिसमें जल होता है। और इसका खोज किया था हर्ज ने। एक्स किरण, इसकी खोज की थी रोंटगन ने इसकी खोज की थी। और याद रखिएगा कि एक्स किरण जो होता है यह, ठीक है, आपको कुलीज नलिकाओं में उत्पन्न किया जाता है। कुलीज नलिका में यह प्रोड्यूस होता है, कुलीज नलिका में यह उत्पन्न होगा। एकदम ध्यान में रखिएगा, नलिका में उत्पन्न होता है, एकदम याद रखना बच्चे, उत्पन्न होता है। और पराबैंगनी किरण, ये देखिए रिटर महोदय ने इसकी खोज की थी। और याद रखना है आपको, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी किरणों को ओजोन परत अवशोषित कर लेता है। तो पराबैंगनी विकिरणों को ओजोन परत क्या करेगा? अवशोषित कर लेगा। चलिए, अच्छी बात है। थोड़ा धीरे धीरे, अब इससे धीरे धीरे क्या पढ़ाऊंगा बेटा, ठीक है, एकदम ध्यान में रखिए क्या कह रहा हूं मैं। सूक्ष्म दूरी संचार में अवरक्त किरण का प्रयोग करते हैं, ठीक है, आपको सेकाई में प्रयोग करते हैं, रात्रि में देखने में प्रयोग करेंगे, अंधेरे में फोटोग्राफी में प्रयोग होता है। और पराबैंगनी किरण की खोज रिटर ने किया था, ठीक है। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? रोंटगन ने। और एक्स किरणों का उत्पादन कुलीज नलिका में किया जाता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, कुलीज नलिका में किया जाता है, ठीक है। माध्यम में गर्मी कौन उत्पन्न करेगा? तो अवरक्त किरण उत्पन्न करेगा। तो किसी गर्म भट्टी से उत्सर्जित विकिरण होता है, क्या होगा? अवरक्त विकिरण होता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु शीतल जल के साथ उग्र रूप से अभिक्रिया करती है? बच्चे, सबसे क्रियाशील धातु, एकदम ध्यान में रखिएगा, सबसे क्रियाशील धातु कौन? तो बेटा सबसे क्रियाशील धातु होता है आपको, ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। और सोडियम, चूंकि ऑप्शन में दिया हुआ सोडियम जल से अभिक्रिया कर जलने लगता है। क्या करता है? जलने लगता है, एकदम ध्यान में रखिएगा। सोडियम जल से अभिक्रिया कर जलने लगता है और यह बना लेता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, 2 मान लीजिए लेते 2NaOH बना लेगा। और यही कारण है कि सोडियम को हम किस में रखते हैं?
तो बच्चे सोडियम को हम रखते हैं किस में, तो बच्चे केरोसिन तेल में रखा जाता है। सोडियम को केरोसिन तेल में रखते हैं, एकदम ध्यान में रखना बेटा, केरोसिन तेल में रखते हैं। चलिए अब देखिए, ठीक है, लोहा जल्दी नहीं अभिक्रिया करेगा, ठीक है, एल्युमिनियम जल्दी अभिक्रिया नहीं करेगा, जस्ता भी जल्दी अभिक्रिया नहीं करेगा। एक सबसे ज्यादा अभिक्रिया करेगा तेज कौन, सोडियम। यहां देखिए लोहा Fe परमाणु संख्या 26 किस वर्ग का तत्व, तो 8वें वर्ग का तत्व, एकदम याद रखिए बच्चे 8वें वर्ग का तत्व है। चलिए अब देखते हैं जिंक परमाणु संख्या 30 और याद रखिए बच्चे लोहा का अयस्क का नाम है, लोहा का अयस्क कौन है, तो लोहा का अयस्क है हेमेटाइट। कौन है, हेमेटाइट, एकदम ध्यान में रखना है। जिंक का अयस्क कौन है, जिंक ब्लैंड है, जिंक ब्लैंड है। और जिंक की परमाणु संख्या कितनी है, तो बच्चे ZnS बोलते हैं जिंक को, ठीक है, जिंक ब्लैंड को, और इसकी परमाणु संख्या 30 और यह 12वें वर्ग का तत्व है, 12वें वर्ग का तत्व है। चलिए अच्छी बात है। एल्युमिनियम का अयस्क कौन होगा, एल्युमिनियम की परमाणु संख्या कितना, 13 और यह 13वें वर्ग का तत्व है, 13वें वर्ग का तत्व है। और इसका अयस्क कौन होता है, तो इसका अयस्क होता है तत्व है, इसका अयस्क होता है बॉक्साइट। क्या होगा, बॉक्साइट होता है बेटा। बॉक्साइट का फॉर्मूला Al2O3 × 2S2O होता है। देखिए कितनी बातें मैंने आपको बताई, ठीक, इसको छाप लेना है, ठीक है, एकदम पढ़ लेना है इसको, जो जो मैंने बताया है। लोहा की परमाणु संख्या 26 8वें वर्ग का तत्व, जिंक परमाणु संख्या 30 12वें वर्ग का तत्व, जिंक ब्लैंड हो गया इसका अयस्क। एल्युमिनियम परमाणु संख्या 13 13वें वर्ग का तत्व। बॉक्साइट का फॉर्मूला हो गया Al2O3 × 2S2O। और याद रखिए सबसे क्रियाशील धातु सोडियम होता है, और सोडियम जल से अभिक्रिया कर क्या बनाता है बच्चे, तो यह सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। जल से यह जल की अभिक्रिया करके यह जलने लगता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। सर बिहार एसएससी और बीपीएससी का फुल साइंस का क्लास ऑलरेडी आपको कंपटीशन व्यू लर्निंग एकेडमी पर, ठीक है आपका कोर्स है बेटा। आप उस पर जाकर के कंपटीशन व्यू लर्निंग एकेडमी पर जाइए, और वहां पर आपको ऑलरेडी मैंने कंप्लीट फुल साइंस का कोर्स दिया हुआ है बीपीएससी और आपको बिहार एसएससी के लिए। तो आप उसको परचेज कर लीजिए और फिर डेली, ठीक है, पढ़िए उसमें अच्छे तरीके से। विभोर सिन्हा जी आप ही के लिए इस तरह के कोर्स को मैं लेके आया हूं। यहां देखिए कॉपर ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड अभिक्रिया में अपचयन अभिकारक कौन है। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, देखते हैं करके। ये कॉपर ऑक्साइड है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो ये देखिए क्या होगा, कॉपर अलग हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। तो बच्चे यहां देखिए कॉपर ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। तो यहां देखिए क्या जी, ऑक्सीजन घटा, संख्या घट गई। क्या जी, ऑक्सीजन की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। तो जब ऑक्सीजन बढ़ेगा तो ऑक्सीकरण, और जब ऑक्सीजन घटेगा तो क्या होगा, आपको अवकरण होता है, अवकरण होता है। जरा अब इस क्वेश्चन पे आइए आप बच्चे, एकदम ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। कॉपर ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड अभिक्रिया में अपचयन अभिकारक कौन है, अपचयन कौन है, तो कॉपर ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए जिसका ऑक्सीकरण होता है, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है बच्चे, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का, वह अवकारक है। जिसका क्या होता है बच्चे, जिसका, ध्यान दीजिए मेरी बात पर, जिसका ऑक्सीकरण होता है, जिसका ऑक्सीकरण होता है, एकदम याद रखिएगा, जिसका ऑक्सीकरण होता है वह क्या होगा, तो बच्चे ठीक है वह अवकारक होगा। एकदम याद रखिएगा, क्या कह रहा हूं मैं, कि जिसका ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, ऑक्सीकरण होता है, वो क्या होगा, तो बच्चे वह ठीक है अवकारक हो जाएगा। अपचयन कारक होता है, अपचयन कारक होता है, यानी अवकारक होता है, अपचयन कारक होता है। याद रखिए बच्चे, अपचयन कारक होता है। यहां देखिए किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का, इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होगा, अपचयन कारक होता है। तो यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, यानी 3 का आपको बी होगा। सर वीडियो रुक रुक कर चल रहा है बेटा, यहाँ इंटरनेट कनेक्शन बहुत अच्छा है, ठीक है, आप अपना ठीक है थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन को चेकआउट कीजिए तो मजा आएगा आपको। आगे बढ़ रहे हैं।
असंतृप्त कार्बनिक यौगिक अत्यधिक काले धुएं के साथ डैश ज्वाला प्रदान करते हुए ऑक्सीजन में जलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां देखिए, ठीक है, अगर, ठीक है, ये देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, कार्बनिक यौगिक है, तो असंतृप्त कार्बनिक यौगिक, असंतृप्त कार्बनिक यौगिक या पीली ज्वाला के साथ कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक, ये किसके साथ जलता है? तो कार्बनिक यौगिक पीली धुएं के साथ जलता है, पीली, ठीक है, पीली धुएं के साथ जलती है। ध्यान में रखिएगा, धुएं के साथ जलती है, ठीक है। ये देखिए धुआं, ये कैसा ज्वाला निकालेगा? तो ज्वाला निकालेगा, ज्वाला का कलर कैसा होगा? तो पीला होगा बेटा, तो ये पीला याद रखिएगा। अब यहाँ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात आ रही है, तो असंतृप्त कार्बनिक यौगिक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एल्कीन, फार्मूला CnH2n, और ये देखिए C डबल बॉन्ड C हो गया। और एक होता है एल्काइन, क्या होगा? एल्काइन, और इसका फार्मूला CnH2n -2 होता है। और ये देखिए C ट्रिपल बॉन्ड C होता है, C ट्रिपल बॉन्ड C होता है। तो एकदम ध्यान में रखिएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन होगा? बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी होती है। बच्चे आपको मैंने कहा है, ये देखिए दर्पण दो प्रकार के, एक हो गया अवतल, कौन हो गया? अवतल, और दूसरा क्या हो गया? उत्तल दर्पण हो गया। एक अवतल और दूसरा उत्तल हो गया। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऑलवेज क्या होगा? तो बच्चे नेगेटिव होता है। उत्तल का फोकस दूरी ऑलवेज पॉजिटिव होता है। और याद रखिए कि आपको दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? दर्पण की वक्रता त्रिज्या, पहले वक्रता त्रिज्या क्या होगा? तो वक्रता त्रिज्या R बराबर क्या होगा? तो 2 गुना फोकस दूरी, 2 × F होगा, 2 गुना फोकस दूरी होगा, 2 गुना फोकस दूरी होता है, 2 × F होता है। तो उसकी वक्रता त्रिज्या की 2 गुनी होती है, उसकी वक्रता त्रिज्या की 2 गुनी होती है। अब यहाँ पर देखिए दर्पण सूत्र आपको याद रखना है। दर्पण सूत्र क्या होगा? तो दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u बराबर 1/f। और फिर देखिए आपको क्या होगा बच्चे? आपको क्या होगा? एक और फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन। आवर्धन क्षमता क्या होता है? आवर्धन क्षमता, एकदम ध्यान में रखिएगा। आवर्धन क्षमता दर्पण के केस में क्या होगा? तो आवर्धन क्षमता होता है -v/u या हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। तो एकदम ध्यान में रखिए, मजा आएगा आपको, और इस तरह से आप नोट डाउन करते चलिएगा। बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। यहां देखिए क्या कह रहा है, पाचन के दौरान पित्त की भूमिका डैश होती है। क्या होगा बच्चे? पाचन, पित्त, सबसे पहले पित्त रस कहां से निकलता है? तो पित्त रस निकलता है, एकदम याद रखिए, निकलता है। कहां से निकलता भाई? तो पित्त रस निकलता है कहां से? तो यकृत से, यकृत से निकलता है। ध्यान में रखिएगा, कहां से निकलेगा? तो यकृत से निकलता है। पित्तरस निकलता है यकृत से, लिवर से निकलता है। पित्तरस, ये भी ध्यान में रखिए बेटा, क्या होता है? पित्तरस क्या होगा? तो यह याद रखना है यह वसा का पायसीकरण करता है, वसा का पायसीकरण करता है। एक बार पायसीकरण मतलब क्या होता है? पायसीकरण करता है, यानी वसा को छोटे छोटे कणों में तोड़ देता है। वसा को छोटे छोटे कणों, ये देखिए वसा है, इसको छोटे छोटे कण में तोड़ देगा। इस घटना को हम पायसीकरण कहते हैं। एकदम ध्यान में रखिएगा बच्चे, वसा का पायसीकरण करेगा। पायसीकरण मतलब क्या हुआ? वसा को छोटे छोटे कणों में तोड़ना को पायसीकरण कहेंगे। और देखिए पित्त रस कहाँ एकत्रित होता है? तो यह आपको, ठीक है, आपको कहाँ एकत्रित होगा? तो यह जो है, ठीक है, बाइल डक्ट में, बाइल डक्ट मतलब पित्ताशय में एकत्रित होता है, पित्ताशय में एकत्रित होता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, एकत्रित होता है। कहाँ एकत्रित होता है? तो पित्ताशय में एकत्रित होता है। इसका ठीक है, याद रखिएगा, इसका क्या होगा? तो इसका pH मान 8.5 के आसपास होता है, 8.5 होता है। अर्थात पित्तरस जो है क्षारीय होता है। पित्तरस क्या होगा? क्षारीय, पित्तरस क्षारीय होता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, पित्तरस क्षारीय होता है, क्षारीय होता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, क्षारीय होता है। आपको बाइल जूस इज ऑफ बेसिक नेचर, कैसा नेचर होगा? बेसिक नेचर का होता है। बच्चे कैसा होगा? तो क्षारीय होता है।
बेसिक होता है, क्षारीय होता है। तो क्या होगा आंसर, वसा का पाइसीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, बंदूक से 120 ग्राम की गोली दागी जाती है, गोली को बैरल से बाहर निकलने में इतना सेकंड लगता है, तो बंदूक द्वारा आरोपित बल क्या होगा। आसान बात है, बल F बराबर क्या होता है, तो संवेग में परिवर्तन की दर, एकदम ध्यान में रखिएगा। M का वैल्यू कितना है, तो बच्चे 120 ग्राम है, गुना 10⁻³ कर लीजिए, गुना V का मान कितना, तो 600 है, और आपको T का मान कितना, तो 0.06, कोई बात नहीं। अब क्या करेंगे, ये सुनना ये सुनना ये सुनना, ये कट गया पूरा, बरछा के 72 हो गया, बटे 0.06 हो गया। पॉइंट उड़ाइए, ऊपर में क्या दीजिए, 100 दे दीजिए, 6 12 ही 72 और 1200 न्यूटन हो गया। तो कितना बल हो गया, 1200 न्यूटन। देखिए कहाँ से निकाला मैंने फॉर्मूला, तो मैंने निकाला ये फॉर्मूला कहाँ से, कि संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर, बल के बराबर। संवेग में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर बराबर बल होता है। एकदम याद रखिएगा कि संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होगा, तो बल के बराबर होता है। और यहां से मैंने ये निकाल के लाया और सवाल को बना दिया बेटा, तो एकदम याद रखना है आपको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्या कह रहा है, निम्नलिखित वर्गों में किस वर्ग में प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं। तो बच्चे सरीसृप, याद होगा आपको, मैंने कहा है कई बार, सरीसृप ये शीत रक्तीय प्राणी है, शीत रक्तीय प्राणी, और शीत रक्तीय प्राणी है। और याद रखिएगा इसमें जो आपको क्या होगा, तो बच्चे इसमें जो आपका हृदय होगा वह, ठीक है, वह 3 चैम्बर का होगा, 3 होगा। मीन मतलब मछली, मीन मतलब क्या हुआ, मछली, ये भी शीत रक्तीय प्राणी है। मीन मतलब क्या होता, मछली होगा, ये भी शीत रक्तीय प्राणी है, एकदम ध्यान में रखिएगा, शीत रक्तीय प्राणी है। और याद रखना बेटा, बार बार मैं आपको बताता रहता हूं कि ये देखिए, ये जो प्राणी है इसमें, ठीक है, आपको हृदय में 2 जोड़े, हृदय में क्या होगा, तो 2 जोड़ा क्या होता है, 2 जोड़ा, ठीक है, चैम्बर होता है। हृदय क्या होगा, 2 चैम्बर होगा, 2 चैम्बर, हृदय चैम्बर कितना होगा, तो 2 होगा। अब देखिए, अब बात करते हैं उभयचर। उभयचर क्या होगा, यह भी शीत रक्तीय प्राणी है, यह स्थल और थल दोनों पर रहता है, स्थल प्लस, ठीक है, स्थल प्लस जल दोनों में रहता है, जल में रहता है, एकदम याद रखना बच्चा, रहता है। और एक चीज और ध्यान में रखिएगा, स्थल और प्लस जल में रहता है। और याद रखना है बच्चे, बार बार आपसे क्वेश्चन मैं बताता रहता हूं कि देखिए, उभयचर में केवल मगरमच्छ में हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, जबकि 4 चैम्बर होगा, लेकिन आपका अन्य जितने भी उभयचर होंगे उसमें 3 चैम्बर होता है, हार्ट में 3 चैम्बर हार्ट में होता है, एकदम याद रखिएगा, हार्ट में होता है, हार्ट में होता है, याद रखना बच्चे, हार्ट में कितना चैम्बर होता है, तो 3 चैम्बर होता है। अब देखिए पक्षी, पक्षी में क्या होगा, 4 चैम्बर होगा, 4 चैम्बर हार्ट में होता है, एकदम याद रखिए, 4 चैम्बर हार्ट में होता है, हार्ट में होता है, एकदम याद रखना है। कितना चैम्बर होगा भाई जी, तो ये 4 चैम्बर हार्ट में होता है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि वर्ग तो प्राणी गर्म रक्त, तो गर्म रक्त एक ही में होगा, पक्षी में। स्तनधारी में गर्म रक्त होते हैं, स्तनधारी में गर्म रक्त होते हैं कबूतर। हाँ बच्चे, कबूतर या पक्षी जो है वो गर्म रक्तीय प्राणी है, कबूतर या ये है गर्म रक्तीय प्राणी है, एकदम सही है विभोर जी। विभोर जी एकदम निश्चित रूप से उस बैच को आप ज्वाइन कर लीजिए, मजा आएगा, बहुत लाजवाब पढ़ा रहा हूं मैं आपकी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए। यहां देख लीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, संगमरमर चिप्स पर तनु हाइड्रोक्लोरिकम, ये देखिए CaCO3, इसको बोलते चूना पत्थर या मार्बल, इसको बोलते संगमरमर, संगमरमर बोलते हैं, और या चूना पत्थर बोलते हैं, चूना पत्थर बोलते हैं। देख लीजिए, इसको जब हम आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड से 2HCl से गर्म करेंगे, ये देखिए बन जाएगा CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2 बन जाएगा, और ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपको बाहर निकलेगा। तो देख लेते हैं इसको, यहाँ देख लीजिए क्या होगा बच्चे, 2HCl CaCl2 यही वाला हो गया, ठीक है, बाकी तो होगा नहीं, ये H2CO3 बना रहा है, कार्बोनिक अम्ल है। यहाँ देखिए Cl को, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, आंसर हो जाएगा A नंबर। याद रखिए कैल्शियम कार्बोनेट को मैं 3 चीजें आपको बता रहा हूँ, CaCO3, फिर मैं बता रहा हूँ HCl, फिर मैं बता रहा हूँ क्या बच्चे, तो CaCO3 HCl CaOH2 और CaO, एकदम ध्यान में रखिए, कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर बोलते हैं, इसको चूना पत्थर बोलते हैं। HCl इसको म्यूरेटिक एसिड कहते हैं,
म्यूरेटिक एसिड कहते हैं। ध्यान में रखिए बेटा, ये देखिए ये क्या होगा, स्लैग्ड लाइम हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैग्ड लाइम, बुझा हुआ चूना, स्लैग्ड लाइम बुझा हुआ चूना, और कैल्शियम ऑक्साइड इसको बोलते हैं क्विक लाइम। क्या बोलते हैं? क्विक लाइम कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। तो ये ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजवाब है, आपकी सफलता के लिए है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सबसे उचित विकल्प संवेग में होता है। तो बच्चे संवेग, संवेग क्या होता है? संवेग P बराबर होता है m इंटू भी। इसमें क्या होगा? इसमें परिमाण भी होता है, इसमें परिमाण होगा, परिमाण होगा, और ये सदिश राशि है, इसमें परिमाण होता है, और ये क्या है? तो ये सदिश राशि है, यह सदिश राशि है, ध्यान में रखिएगा, यह सदिश राशि है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि भी है, एकदम ध्यान में रखना बेटा, यह सदिश राशि भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर देख लीजिए, परिमाण और दिशा, संवेग में परिमाण और दिशा दोनों होता है। संवेग कौन सी राशि? तो अधिक। और संवेग के बारे में बेटा मैं क्या बताता रहता हूं, संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर क्या होगा? तो परिवर्तन की दर बल होता है, परिवर्तन की दर बराबर बल, और संवेग में परिवर्तन क्या होगा? आवेग के बराबर। संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन बराबर क्या होगा? आवेग हो जाएगा। तो ये बातें याद रखनी है आपको, बार बार इस पर प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायुदाब क्या होगा बच्चे? तो देखिए संपीड़न कहां पर बनेगा? संपीड़न, संपीड़न आपको पता होगा बेटा, क्या मैं बार बार बताता रहता हूं कि संपीड़न विरलन ये कहां बनता है? तो यह अनुदैर्ध्य तरंग में बनता है, अनुदैर्ध्य तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग में बनेगा, अनुदैर्ध्य तरंग याद रखिएगा, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहा जाता है, और यहीं पर बनेगा संपीड़न और विरलन। संपीड़न में क्या होगा? तो घनत्व, ध्यान दीजिएगा, घनत्व, घनत्व क्या होगा? घनत्व का मान अधिक होगा, और ठीक है दाब का मान अधिक होगा, एकदम याद रखिएगा, दाब का मान अधिक होगा। विरलन में घनत्व का मान कम होगा, और ठीक है दाब का भी मान कम होगा, एकदम याद रखना बेटा, घनत्व और दाब कम होता है, घनत्व और दाब अधिक होता है। संपीड़न में घनत्व और दाब क्या होगा? अधिक होगा। तो यहाँ वायु दाब क्या होगा? उच्च होगा, वायु दाब क्या होगा? उच्च होगा, एकदम ध्यान में रखिएगा, वायु दाब क्या होता है? तो उच्च होता है, याद रखिए। अनुदैर्ध्य तरंग, ये देखिए ये हो गया आपको कंप्रेशन, कंप्रेस्ड हो गया, और ये हो गया आपको विरलन, रेरिफाइड हो गया, फिर देखिए ये हो गया कंप्रेशन, फिर हो गया ये रेरिफाइड हो गया। तो ठीक है आपको अनुप्रस्थ तरंग किसके रूप में गमन करेगा? तो संपीड़न और विरलनों के रूप में गमन करता है, ध्यान में रखना बेटा। आगे देख रहे हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 58 से 71, मैंने बताया है आपको 58 से 71 परमाणु संख्या क्या होगा बेटा? 58 से 71 परमाणु संख्या ये होता है, आपको मैंने कई बार बताया है, यह लेंथेनाइट से, लेंथेनाइट से, लेंथेनाइट से, और ठीक है यह जो है 4f ब्लॉक एलिमेंट है, 4f ब्लॉक एलिमेंट है, एकदम ध्यान में रखिएगा, 4f ब्लॉक एलिमेंट है। और बच्चे यह आपको पता है कि दुर्लभ मृदा धातु है, दुर्लभ मृदा धातु है, मृदा धातु होता है, एकदम याद रखिएगा, दुर्लभ मृदा धातु है। अब देखिए यहां पर क्या हुआ? लेंथेनाइट्स। एक्टिनाइट्स क्या होता है? तो एक्टिनाइट्स की परमाणु संख्या होती है कितनी? 89 से 103, 89 से 103, और इसका पहला तत्व 90 होता है, जो क्या होता? थोरियम होता है बेटा, क्या होगा? थोरियम। और ये रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं, रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं, एकदम ध्यान में रखिएगा, रेडियो सक्रिय तत्व होगा। और अक्रिय गैस, ये 18वें वर्ग का तत्व है, 18वें वर्ग का तत्व है, 18वें वर्ग का तत्व होता है। और याद रखना बेटा, हेलोजन ये 17वें वर्ग का तत्व होता है, 17वें वर्ग का तत्व होता है। और हेलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टेटिन ये सभी आपको क्या है? तो हेलोजन है। बहुत मजा आएगा आपको। आगे बढ़ते हैं, घनत्व निम्नलिखित में से किसका अनुपात है? तो बेटा आपको पता है घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन, एकदम याद रखिए, द्रव्यमान बटा क्या होगा? आयतन होता है। और यहां देखिए आपको द्रव्यमान बटा आयतन कहां पर है भाई? तो द्रव्यमान बटा आयतन ये देखिए बी नंबर में है। बच्चे धातु में ध्यान दीजिए, धातु में सर्वाधिक घनत्व ओस्मियम का, धातु में सर्वाधिक घनत्व, एकदम ध्यान में रखिएगा, सर्वाधिक घनत्व किसका होगा? तो ओस्मियम का होगा, ओस्मियम का होगा। और देखिए आपको याद रखना है सोने का घनत्व, सोने का घनत्व कितना होगा?
तो सोना का घनत्व 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, याद रखिए बच्चे। फिर देखिए आपको जल का घनत्व कितना होगा। जल का घनत्व महत्तम 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल का घनत्व महत्तम कितना पर, तो बच्चे 4 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। और कितना होता है, तो 10³ kg पर मीटर क्यूब या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो ये बातें याद रखिए, बार बार आपसे क्वेश्चन यहां पर पूछेगा। नेक्स्ट देखिए, एम सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने समायोजित हो सकते हैं। तो बच्चे कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो बच्चे 2n² होता है। पहला कक्षा n बराबर 1, तो ये हो गया k सेल, k में कितने इलेक्ट्रॉन 2, n बराबर 2 तो l सेल, इसमें कितने 8 इलेक्ट्रॉन, n बराबर 3 तो ये m सेल, इसमें कितने तो 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। n बराबर 4 तो इसमें n सेल, ये 32 इलेक्ट्रॉन। n बराबर 5 तो क्या होगा, तो बच्चे o सेल, इसमें 50 इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान में रखिएगा 2, 8, 18, 32 और 50 होगा। तो आंसर क्या होगा 18। एम सेल में कितने 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, एम सेल में कितने 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, ध्यान में रखना बच्चे। आगे बढ़ रहे हैं, यहां देखिए जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग कैसा होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट, एकदम ध्यान में रखिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट एकदम ध्यान में रखिएगा, NaHCO3 होता है बच्चे, NaHCO3 पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग क्या होगा, तो बच्चे सोडियम बाइकार्बोनेट, ध्यान दीजिए बच्चे, NaHCO3 होता है, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, तो NaHCO3 तो पट्टी पीएच पेपर की पट्टी पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, परिवर्तित नहीं होगा, याद रखना है। सोडियम बाइकार्बोनेट एक प्रकार का लवण है बच्चे, लवण है। और यह क्या है, तो बच्चे यह है बेकिंग पाउडर है। और आपको पता होनी चाहिए बेकिंग पाउडर है। पीएच जो होता है, पीएच ये क्या होता है, तो निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होता है। पीएच आपको पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होता है। जिस विलियन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण अधिक होगा उसका पीएच मान कम होगा, जिस विलियन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण अधिक होगा उसका पीएच मान कम होता है। तो ध्यान में रखिएगा, पीएच अगर ग्रेटर देन 7 हो गया तो क्षारीय विलियन होगा, कैसा होगा, क्षारीय विलियन होगा। पीएच अगर ठीक है आपको बराबर 7 हो गया तो आपको उदासीन विलियन होगा, उदासीन हो जाएगा। और पीएच अगर ठीक है आपको लेस देन 7 हो गया तो अम्लीय विलियन होगा, कौन सा होगा, अम्लीय विलियन होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ऊर्जा के वे स्रोत जो प्रकृति में बहुत लंबे समय तक जमा हुए हैं और जिनके खत्म हो जाने पर उन्हें जल्दी से बदला नहीं जा सकता है। देखिए ऊर्जा के 2 स्रोत होते हैं बच्चे, ठीक है, आपको 2 स्रोत होंगे। एक होता है कौन, तो बच्चे ऊर्जा के 2 स्रोत, एक हो गया कौन, तो ऊर्जा के स्रोत। तो एक स्रोत होता है, 2 तरह के स्रोत होते हैं, एक होता है नवकरणीय, ये क्या होगा, कभी समाप्त नहीं होता है, नवकरणीय ये कभी समाप्त नहीं होगा, याद रखना बच्चे। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं, कभी समाप्त नहीं होता है, कभी समाप्त नहीं होता, एकदम ध्यान में रखिएगा, समाप्त नहीं होता है, मतलब आपको ये पाया जाता है लंबे समय तक। दूसरा गैर नवकरणीय, एकदम ध्यान में रखिएगा, गैर नवकरणीय ये क्या होगा, तो इसका स्रोत समाप्त हो जाता है, स्रोत समाप्त होने की संभावना, एकदम ध्यान में रखिएगा, संभावना है। चलिए बच्चे यहां देखिए क्या होगा, तो कह रहा है कि प्रकृति में बहुत लंबे समय तक जमा हुए हैं जिनके खत्म हो जाने पर उन्हें जल्दी से नहीं बदला जा सकता है, यानी समाप्त हो जाएगा प्रकृति में, फिर उसको नया चेंज करना बड़ा कठिन है। तो ऐसे ऊर्जा के स्रोत को क्या कहेंगे, तो बच्चे गैर नवकरणीय स्रोत कहेंगे। जैसे पेट्रोलियम समाप्त हो जाएगा, ठीक है, आपको कोयला समाप्त हो जाएगा लंबे समय तक संजीव। और नवकरणीय क्या होगा, जैसे सौर ऊर्जा नवकरणीय है, पवन ऊर्जा नवकरणीय है बच्चे, नवकरणीय स्रोत ऑफ एनर्जी है पवन ऊर्जा, ये सब सारा क्या होगा, तो आपको नवकरणीय स्रोत होंगे, किसके, ऊर्जा के। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, एक वस्तु 4 सेकंड में 15 मीटर, अगले 2 चरण में 2 सेकंड में 15 मीटर दूरी तय करती है, तो वस्तु की औसत गति बच्चे भी एवरेज बराबर क्या होता है,
कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। यहां देखिए कुल दूरी कितना, तो 15 प्लस आपको 15, और कुल समय कितना, तो 4 प्लस 2 बच्चे 30 बटे 6, काट दीजिए 5 मीटर पर सेकेंड। देखिए कहां पर है, 5 मीटर पर सेकेंड है। याद रखिए विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय यही कहलाएगा वेग। और आपको वेग बटे समय ये क्या कहलाएगा, तो वेग बटे समय आपका त्वरण कहलाता है। क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, त्वरण कहलाता है। चलिए बच्चे बहुत अच्छी बात है। यहां देखिए किसी तत्व के नाभिक में 12 प्रोटॉन है तो यह समूह डैश से संबंधित है। कितने नाभिक है, कितने हैं प्रोटॉन, तो बच्चे 12 प्रोटॉन है। तो ये मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम 12। अब देखिए बेटा 2 8 2 या 1s2 2s2 2p6 और 3s2 हो गया। ये एस ब्लॉक एलिमेंट है और यह सेकेंड ए वर्ग का तत्व है, सेकेंड ए वर्ग का तत्व है। और यह क्या है, तो मैग्नीशियम है। क्या है, मैग्नीशियम सेकेंड ए वर्ग का तत्व है, यानी दूसरे वर्ग का, दूसरे समूह का तत्व होगा, दूसरे समूह का तत्व होगा। और इसके नाभिक में 12 प्रोटॉन होंगे बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए गतिज ऊर्जा को व्यक्त किया जाता है। बच्चे आपको पता है गतिज ऊर्जा को व्यक्त किया जाता है। ये देखिए बड़ा अच्छा तरीका है व्यक्त करने का। तो बच्चे mv² तो होगा नहीं, mv-2 देखिए, तो 1/2 mv² द्वारा होना चाहिए था, 1/2 mv² के द्वारा होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, 1/2 mv²। तो गतिज ऊर्जा को व्यक्त करते हैं, ये 1/2 छोड़ दिया है तो 1/2 mv²। और ये देखिए स्थितिज ऊर्जा है बच्चे, ये क्या है, स्थितिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा। और ये क्या है बेटा, तो ये जो है संवेग है। क्या है, संवेग है। और आपको पता है, आपको अच्छे तरीके से पता है कि देखिए काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होगा, हाफ mv²। और स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होगा, तो mgh होगा। और काइनेटिक एनर्जी बराबर रामबाण फार्मूला p² बटा 2m होता है, यानी संवेग का वर्ग बटे 2 गुना द्रव्यमान, संवेग का वर्ग बटे 2 गुना द्रव्यमान होता है। एकदम याद रखिएगा, 2 × मास होता है। तो ये बातें याद रखिए, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रजातियों में डैश जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल आनुवंशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है। बच्चे अगर उर्वरीकरण नहीं हो पादपों में, प्रजातियों में, तो आपको पता होगा कि ठीक है, आपको उसमें परिवर्तन, प्रजातियों में अगर परिवर्तन नहीं हो तो वो क्या होगा, उसका कोई लाभ नहीं होगा। बच्चे परिवर्तन होना चाहिए। बच्चे आपको पता होगा कि ठीक है, जीवों में ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जीवों में क्या होता है, पर्यावरण के प्रति ठीक है, प्रति परिवर्तन का गुण, के प्रति परिवर्तन का गुण पाया जाता है, परिवर्तन का गुण पाया जाता है। एकदम ध्यान में रखिए, का गुण पाया जाता है। एकदम ध्यान में रखिएगा इसको, किसका गुण पाया जाता है, परिवर्तन का गुण पाया जाता है। और ये क्या करेगा, तो इसके आनुवंशिक क्रम में परिवर्तन होगा, आनुवंशिक क्रम में क्या होगा, परिवर्तन होगा। आनुवंशिक क्रम में परिवर्तन होता है, ठीक है, क्रम में परिवर्तन होगा, जिसके कारण इसमें क्या होगा, उत्परिवर्तन होता है बच्चे। और जीवों में परिवर्तन होगा, क्योंकि अगर जीवों में परिवर्तन नहीं हो तो वह लंबे समय तक अपने परिवर्ती इन्वायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर सकता है। इसीलिए जीवों में परिवर्तन का होना बहुत आवश्यक है। परागन, आपको परागकण का वर्तिका से वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागन कहलाता है। उर्वरीकरण, जीवों में यह गुण पाया जाता है कि वह अपने ही जैसे नए जीवों की उत्पत्ति करे, और इसे उर्वरीकरण कहा जाता है बच्चे। तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त करता है, और इस तंतु को हम प्लेसेंटा कहते हैं बच्चे। क्या कहते हैं, प्लेसेंटा। देखिए ये है आपका ओभा, मैं बताता रहता हूं बार बार आपको, ये है आपका स्पर्म। बच्चे दोनों आपस में अभिक्रिया करेगा, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं निषेचन। क्या बोलते हैं, निषेचन। और ये निषेचन कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब में होता है। एकदम याद रखिएगा, कहाँ होगा, फैलोपियन ट्यूब में। और फैलोपियन ट्यूब में होगा निषेचन, और इसके बाद ये जाएगा कहाँ पर, यूट्रस में भ्रूण स्थापित होता है। और यूट्रस में क्या होगा, भ्रूण रहता है बच्चे। भ्रूण कहाँ रहते हैं, तो यूट्रस में रहते हैं, और गर्भाशय में रहता है। और ये यूट्रस माँ के गर्भ से जुड़ा हुआ रहता है, माँ के शरीर से जुड़ा रहता है। इसको बोलते हैं गर्भनाल, गर्भनाल कहते हैं, या इसको प्लेसेंटा बोलते हैं। तो भ्रूण जो है पोषण, ठीक है, पोषण
उत्सर्जन सभी गर्भनाल के द्वारा करते हैं। पोषण उत्सर्जन सभी गर्भनाल के द्वारा करते हैं, एकदम ध्यान में रखिएगा। चलिए, व्यास 4 कोष्ठीय हृदय युक्त गर्म रक्त प्राणी होता है बच्चे। अभी तुरंत मैंने बताया था कि देखिए स्तनधारी गर्म रक्तीय होता है और इसमें 4 चैम्बर होगा अर्थ में। कितना होगा? 4 चैम्बर। मनुष्य भी आपको क्या है? स्तनधारी है। मनुष्य स्तनधारी, सबसे बड़ा स्तनधारी व्हेल होता है बच्चे। व्हेल उड़ने वाला स्तनधारी, मनुष्य स्तनधारी है। उड़ने वाला स्तनधारी की बात करें तो आपको क्या होगा? चमगादड़। उड़ने वाला स्तनधारी मात्र एक है बेटा, और ये कौन है? तो ये है, आपको ध्यान में रखिएगा, ये चमगादड़ है। अगर हम बात करें कि स्तनधारी कितने प्रकार के, तो स्तनधारी मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो सबसे पहले बेटा क्या होगा? तो प्रोटोथीरिया। प्रोटोथीरिया ये अपने बच्चों को क्या करता है? तो आपको क्या करता है? ये आपको अंडे देता है और अपने बच्चे को दूध पिलाएगा बच्चे। फिर देखिए, ये मेटाथीरिया होता है, ये अल्पवयस्क बच्चों को जन्म देता है और फिर उसको दूध पिलाता है। अंत में क्या होगा? यूथेरिया। क्या होगा? यूथेरिया। बच्चे ये वयस्क बच्चों को जन्म देता है और फिर उसको दूध पिलाने का काम करता है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि आपका स्तनधारी कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, प्रोटोथीरिया, बेटाथीरिया और यूथेरिया। ये ध्यान में रखिए। आगे देखते हैं, किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर काम करता है? तो बच्चे ये केवल और केवल काम करेगा न्यूटन के तृतीय गति नियम से। और ये नियम क्या है? तो संवेग संरक्षण का नियम है। संवेग संरक्षण का नियम, एकदम ध्यान में रखिएगा, संवेग संरक्षण का नियम होता है। और आपको पता है कि जितना तेज गति से रॉकेट से धुआं नीचे की ओर आएगा, उतना ही तेज गति से रॉकेट क्या होगा? ऊपर की ओर गमन करेगा। ये देखिए, ये रॉकेट है बच्चे, ये रॉकेट है। रॉकेट में जितना तेज गति से नीचे धुआं निकला, उतना ही तेज गति से रॉकेट क्या होगा? ऊपर की ओर गमन करेगा। यानी mu प्लस क्या हो गया? mv बराबर हमेशा क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। और न्यूटन के तृतीय गति नियम से यह प्राप्त होता है। किस गति नियम से? तृतीय गति नियम से। बच्चे न्यूटन के द्वितीय गति नियम से बल का व्यंजक संवेग की परिभाषा, आवेग की परिभाषा प्राप्त होती है। न्यूटन के प्रथम गति नियम से बल की परिभाषा, फिर देखिए ठीक है, जड़त्व की परिभाषा, और क्या होगा? तो शून्य त्वरण की अवस्था प्राप्त होती है। तो ये ध्यान में रखिएगा। विद्युतीय विगलन निम्न में से किस पर आधारित है? तो यह विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। विद्युत विगलन बोल रहा है बेटे, क्या बोल रहा है? विद्युत विगलन बोल रहा है। विद्युत विगलन धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। याद रखिएगा, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। और धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या कहता है? कि ये देखिए, उत्पन्न ऊष्मा I2RT के बराबर होता है। और बच्चे धारा का चुंबकीय प्रभाव, यदि किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ अपने आप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में सबसे पहले बताया था किसने? ओर्स्टेड ने। किसने बताया था? ओर्स्टेड नामक वैज्ञानिक ने बताया था। ओर्स्टेड नामक वैज्ञानिक ने बताया था। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत फेराडे ने दिया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत फेराडे ने दिया था, एकदम याद रखिएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में सबसे पहले किसने बताया? तो आपको बताया था, नाम था उनका फेराडे ने। और ओर्स्टेड ने विद्युत चुंबकीय प्रभाव के बारे में बताया था। और धारा के उसमें प्रभाव का नियम दिया था जूल ने। किसने दिया था? जूल ने दिया था। विद्युत धारा के उसमें प्रभाव के बारे में सबसे पहले जूल ने बताया था। चलिए, बहुत अच्छी बात है, लगातार इसी तरह से जुड़े रहिए। यकीन मानिए कि मेरा बस एक ही उद्देश्य है, आपकी सफलता। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।